हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं जनरेटिव एआई यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप हो सकता है यूज भी करते हैं वो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आप जानते ही नहीं है कि वो काम कैसे करता है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में जनरेटिव एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एग्जाम्पल के लिए आप चैट जीपीटी देख लीजिए, हो सकता है आपने यूज भी किया हो। व्हाट इज इट? इट इज जनरेटिव एआई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। डिटेल में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, क्या है ये, क्या इसके कंसर्न्स हैं और क्या इसमें वे फॉरवर्ड हो सकता है। वैसे ये पेपर 3 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक का। सबसे पहले अगर इसकी न्यूज देखा जाए तो हाल फिलहाल में जिस हिसाब से यूसेज बढ़ा है ना, जितने पेस से यूसेज बढ़ा है इसका और जिस तरीके से लोगों ने अडॉप्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई को, तो यहाँ पर एथिकल कंसर्न्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है गवर्नमेंट्स के लिए भी एज वेल एज जो एक्टिविस्ट हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है और इसका यूज जो है उनका कोई एंड नहीं है। आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली जो एथिकल कंसर्न्स आते हैं कि ये गलत कामों के लिए, गलत डायरेक्शन में यूज ना हो जाए, गलत कामों के लिए यूज ना हो जाए, या फिर इसमें बेसिकली यूज करते समय पर्टिकुलरली हमारे एआई से ही कुछ गलती ना हो जाए। ये सारे कंसर्न्स हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। अब जनरेटिव एआई बेसिकली होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप लोगों ने सुना होगा, ये कुछ नया ही टर्म है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेक्नोलॉजी है जहां पर आप एकदम नया, एकदम ओरिजिनल कंटेंट या फिर डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिकली ये डेटा क्रिएट होता कैसे है, या फिर ये जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, ये क्रिएट कैसे होता है? ये क्रिएट होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से। एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो भी सिस्टम है, जो भी लाइक प्रोग्राम है, जो भी मशीन है, उसे बहुत ही बड़े डेटा सेट के साथ में ट्रेन किया जाता है। बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाता है। और जब इतने सारे डेटा के साथ में उसे ट्रेन किया जाता है सिस्टम को, तो सिस्टम अवेलेबल डेटा सेट के बेसिस पे एकदम नई, एकदम यूनिक टेक्स्ट, इमेज या फिर म्यूजिक तैयार कर देता है। एकदम नया ही कंटेंट या फिर मीडिया कंटेंट प्रोवाइड कर पाता है। अब बेसिकली जो हमारा एआई है उसमें, जनरेटिव एआई में बेसिकली मशीन लर्निंग एज वेल एज डीप लर्निंग का यूज किया जाता है। ठीक है। और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज करते हुए जो भी जनरेटिव प्रोसेसेस होती हैं, जिन्हें बेसिकली डेटा क्रिएशन या फिर डेटा जनरेशन या फिर मीडिया या फिर कंटेंट जनरेशन के लिए यूज करते हैं, वो सारे जनरेटिव एआई में क्लासिफाइड है, मतलब जनरेटिव एआई के अंडर आते हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, बहुत लार्ज डेटा सेट होता है। ठीक है। और मॉडल, जो भी पर्टिकुलरली मॉडल होता है जो हम तैयार कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की बात करनी है और हम अपने टेक्स्ट के लिए अपना मॉडल बना रहे हैं, तो इस मॉडल को हम बहुत बड़ा डेटा सेट प्रोवाइड करेंगे और इस मॉडल को ट्रेन करेंगे। और जो जितना बड़ा हमारा डेटा सेट होगा ना, उतना एक्यूरेट रिजल्ट्स हमारा मॉडल दे पाएगा, जो भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल होगा। और जितना बड़ा डेटा सेट होगा उसके अकॉर्डिंग बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर जो टास्क हैं वो कुछ टेक्निक्स के जरिए पूरे किए जा सकते हैं, जैसे न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन या फिर इमेज जनरेशन या फिर म्यूजिक जनरेशन। अब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस में सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज ब्लॉगिंग। कोई भी नया, कोई भी यूनिक ब्लॉग लिखने के लिए हम बहुत इजीली जनरेटिव एआई को यूज कर सकते हैं। देन एनिमेशंस एज वेल एज इमेजरी, यहाँ पर आपका लोगो क्रिएशन भी आ जाता है। अब यहाँ पर जनरेटिव एआई यूज करने वाले कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हो सकता है आप इसे यूज भी करते हो, Dell.e को। Dell.e को आप हो सकता है यूज भी करते हो और आप इसके बारे में जानते भी हो। बेसिकली ये इमेज क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है, एकदम नई इमेजेस प्रोवाइड कर देता है। आप इस पे अगर अपने इनपुट्स डाल देते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है तो। देन आता है कॉपीराइटिंग के लिए यूसेज। कॉपीराइटिंग के लिए बेसिकली जो यूसेज है, जब आपको मार्केटिंग के लिए कुछ एकदम नया कंटेंट चाहिए होता है, तो वही है कॉपीराइटिंग बेसिकली। और कॉपीराइटिंग के लिए आप यहाँ पर अपने मॉडल को अगर ठीक से ट्रेन करेंगे तो जनरेटिव एआई मॉडल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा कॉपीराइटिंग के भी। देन कोडिंग। अब बेसिकली हमारे जो भी एप्स वगैरह होते हैं ये सब कोडिंग से ही चलते हैं, इनके लिए प्रॉपर तरीके से कोडिंग की जाती है, जैसे C++ वगैरह में प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और उनके वजह से ही हमारे एप्स काम करते हैं, उसी चीज को कोडिंग कहते हैं। अब बेसिकली कोडिंग के लिए यहाँ पे काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए चैट GPT-1, देन
GIT हब, ये सब भी जनरेटिव एआई यूज करके और कोडिंग में काफी हेल्प करते हैं और एकदम यूनिक कोड्स प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपनी इनपुट डाल दीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिए, आपको कोड मोर और लेस काफी हद तक तैयार मिल जाएगा। देन समरी ऑफ डेटा, अगर आपको किसी भी डेटा की समरी चाहिए तो आप अपने जनरेटिव एआई को यूज करके उस डेटा की समरी क्रिएट कर सकते हैं। देन कॉम्प्लेक्स डिजाइन क्रिएशन, अब जो भी डिजाइन्स होते हैं आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं, तो हम अपने जनरेटिव एआई को यूज करके वो डिजाइन्स भी बना सकते हैं। देन आर्ट एंड क्रिएटिविटी बेसिकली। देन म्यूजिक, अब म्यूजिक में बेसिकली अगर आपको कुछ नया चाहिए, कुछ नया क्रिएट करना है, तब भी जनरेटिव एआई आपकी हेल्प कर सकता है। आईवा यानी कि AIVA, ये एक जनरेटिव एआई को यूज करके म्यूजिक प्रोवाइड करने वाली सर्विस है बेसिकली। हो सकता है आपने इसे यूज भी किया हो अपने पर्सनलाइज म्यूजिक चीज या म्यूजिक रिलेटेड ट्यून्स बनाने के लिए। देन कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी काफी हेल्पफुल होता है, हेल्थ केयर एंड ड्रग्स में भी, एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स में भी। अब हेल्थ केयर एंड ड्रग्स में कैसे हेल्पफुल हो सकता है जनरेटिव एआई? बेसिकली आप किसी भी पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री अगर जनरेटिव एआई को दे देते हैं, और अगर जनरेटिव एआई का जो मॉडल है वो बहुत अच्छे से ट्रेंड है, बहुत बड़ा डेटा सेट प्रोवाइडेड है, तो काफी पर्सनलाइज्ड केयर एज वेल एज पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जनरेटिव एआई प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द ड्रग्स विच शुड बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। एंड लास्टली मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जा सकता है एआई एज वेल एज रोबोटिक्स में भी। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाएगा या फिर रोबोटिक्स में, तो काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, दैट्स व्हाई। अब चैट जीपीटी बहुत ही कॉमन यूज होने वाला एआई टूल है, तो हम इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली चैट जीटीपी इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जीपीटी इज फुल फॉर्म अगर जीपीटी की देखेंगे तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, और ये बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल है, मतलब काफी बड़े बड़े डेटा सेट्स प्रोवाइड किए हैं इस मॉडल को ट्रेनिंग के लिए, दैट्स व्हाई इट इज जीपीटी। और यहाँ पे डीप लर्निंग का भी यूज होता है, और काफी अच्छे से टेक्स्ट क्रिएशन किया जा सकता है क्योंकि जो डेटा सेट प्रोवाइडेड है ना वो काफी बड़े हैं। जनरेटिव का मतलब जनरेट कर सकता है नई चीजें, प्री ट्रेन्ड एज इन बहुत बड़े डेटा सेट से प्रोवाइड करके हम ट्रेन कर रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियसली प्री ट्रेन्ड। एंड ट्रांसफॉर्मर मींस कि यहाँ पर बेसिकली न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज होता है किसी भी जो मतलब बेसिकली डेटा प्रोवाइडेड होता है ना, उस डेटा को यूज करके और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करके उस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसी डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एंड दैट्स हाउ न्यू थिंग्स आर जनरेटेड। अब बहुत ज्यादा नई चीजें, आप ये समझिए कि आउट ऑफ द डेटा जाके नई चीजें शायद ही आ पाए। जितना बड़ा डेटा सेट होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूटिलाइज करके उतने अच्छे से डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकेगा। दैट्स हाउ जीपीटी वर्क्स। अब जीपीटी के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, या फिर जनरेटिव एआई के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? ऑटोमेशन, टाइम सेविंग, एंड वी नो वाइडर एप्लीकेशंस। इंडिया के केस में अगर हम एआई की बात करें तो नासकॉम के डेटा के अकॉर्डिंग 4 लाख से भी ज्यादा लोग एआई सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और एम्प्लॉयड हैं, और इस सेक्टर की जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा रहेगी, और पास्ट में इसे 25% से भी ज्यादा एनुअली ग्रो करते हुए देखा गया है। अब 2035 की अगर हम बात करें तो बाय 2035 एक डेटा के अकॉर्डिंग एआई सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन होगा इट इज अराउंड $950 बिलियन। अब कंसर्न्स हम देख लेते हैं बेसिकली, क्योंकि कंसर्न्स की ही हमने बात शुरू की थी। यहाँ पर जो भी कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स क्या है? सबसे पहला कंसर्न आता है यहाँ पे एथिकल एज वेल एज मॉरल कंसर्न। अब जैसा कि हमने देखा था कि जितना बड़ा डेटा सेट होगा और जितना अच्छा डेटा सेट होगा, जनरेटिव एआई उतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है कि अगर अच्छा डेटा नहीं हुआ, वो डेटा सेट प्रॉपर नहीं हुआ, तो यहाँ पर एथिकल एज वेल एज मॉरल कंसर्न्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जितना छोटा डेटा सेट होगा, जितना बायस्ड डेटा सेट होगा, उतने ही जनरेटिव एआई के रिजल्ट्स जो होंगे वो बायस्ड होंगे और उतने ही लिमिटेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि एथिकल और मॉरल कंसर्न आएगा ही जब उसके जनरेटिव एआई के रिजल्ट्स ही कुछ अलग आएंगे। सपोज एग्जांपल के लिए आप सर्टेन मेडिकल पेशेंट्स का सर्टेन मतलब जो भी एलिमेंट फेस कर रहे हैं लोग, उनका आप मेडिकल हिस्ट्री अपलोड कर दीजिए, वो डेटा प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया? आपने सर्टेनली बायस्ड डेटा अपलोड किया और अपने मॉडल को ट्रेनिंग में जो डेटा प्रोवाइड किया वो बहुत ही ज्यादा बायस्ड था, बहुत लिमिटेड था। एग्जांपल के लिए आपने काफी एजेड लोगों की मेडिकल हिस्ट्री प्रोवाइड की, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी तो बायस्ड ही आएंगे ना। और जब रिजल्ट्स बायस्ड आएंगे तो ये एथिकल कंसर्न होगा या नहीं होगा? हम कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत यूनिक है और एआई जो है जनरेटिव एआई बहुत अच्छे से काम कर रहा है? इज इट पॉसिबल? नहीं। देन डीप फेक। अब जैसा कि हमने देखा कि इमेजरी में भी यूज किया जा सकता है, इमेज क्रिएशन में भी ये यूज किया जा सकता है। अगर ये गलत हाथों में पड़ गया,
तो इसका यूज डीप फेक बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, रिवेंज पॉर्न बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा लाइक गलत हो जाएगा ये वाला जो यूज है इसका, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। देन अकाउंटेबिलिटी। अब बेसिकली आप जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डेटा सेट आपने मॉडल को प्रोवाइड किया और ट्रेन किया, उसके अकॉर्डिंग ही जनरेटिव एआई रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है, तो वो ऐसे आती है कि अगर आपका डेटा सेट बायस्ड होगा तो आपकी जो जनरेटिव एआई के रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होंगे। एंड ऑब्वियसली कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे किसकी होगी, डेटा प्रोवाइड करने वाले की, ना कि जनरेटिव एआई की। देन पार्टीशन जीएआई मॉडल्स। ऑब्वियस सी बात है कि पार्टीशन एज एन बायस्ड डेटा अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो जो जीआई मॉडल्स होंगे वो बायस्ड ही होंगे। देन प्राइवेसी कंसर्न्स तो हर एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के होते हैं, तो ये भी टूल है, इट्स नथिंग न्यू। ऑटोमेशन ऑफ जॉब्स। अब ऑब्वियसली बात है कि जैसे हमने देखा काफी सारी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं एआई से, इंक्लूडिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कोडिंग एज वेल एज टेक्स्ट, इमेजिंग, कॉपीराइटिंग। तो ये सारी जो जॉब्स हैं, इंक्लूडिंग द कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, इसके बाद कोडर, तो ये सब जो जॉब्स हैं, इन फ्यूचर दीज जॉब्स कैन बी ऑटोमेटेड। जॉब लॉस का एक बहुत बड़ा खतरा होगा। अब इंडियन इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो इंडियन इनिशिएटिव्स में सबसे पहले आता है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड R&D करना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा और इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा और कैसे उसे अडैप्ट किया जाना चाहिए, वो सारी स्ट्रैटेजीज हैं। सेकंड आता है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। अब बेसिकली यहाँ पर जितने भी इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर टेक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग। लास्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स, नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म। अब वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो R&D टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द जीआई मॉडल। सो बेसिकली एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी जो है, इसके लिए हमें काफी डेप्थ में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमें किस लेवल पे डेटा प्रोवाइड करना चाहिए, और हमारा डेटा, वी हैव टू मेक श्योर दैट हमारा डेटा जो भी हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज कर रहे हैं वो बायस्ड ना हो, ठीक है, और बहुत ही होलिस्टिक हो, बहुत लिमिटेड डेटा ना हो, एक सर्टेन रेंज का डेटा ना हो, रेंज बाउंड ना हो। सेकेंडली आता है रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर जीआई इज यूज्ड इन अ रिस्पांसिबल एंड एथिकल मैनर। अब जैसे हमने जो डीप फेक का कंसर्न देखा था, तो वैसे कंसर्न एक्चुअल में हमें और भी देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें प्रॉपर रेगुलेशंस एज वेल एज स्टैंडर्ड्स रखने होंगे, प्रॉपर लेजिस्लेशंस रखने होंगे, ठीक है, जिससे कि इसका रिस्पांसिबल एज वेल एज एथिकल मैनर में यूज किया जा सके जनरेटिव एआई का। देन कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में आ जाती हैं आपकी टेक जायंट्स, गवर्नमेंट, इंजीनियर्स, नॉर्मल पीपल, कॉमन सिटीजन्स, सारे ही आ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में तो इसका असर सभी के ऊपर पड़ता है। तो स्टेक होल्डर्स लगभग सारे ही लोग हैं यहाँ पे। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 और यहाँ पर सर्टेन ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इट इज करेक्ट। विच ऑफ द प्रेजेंट डेवलपमेंट एआई कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है और कितनी क्या नहीं कर सकता। ऑप्शन हैं आपके, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, सेकंड है क्रिएटिंग मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, थर्ड इज डिजीज डायग्नोसिस, फोर्थ इज टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, फिफ्थ इज वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 1 2 3 5, 1 3 4, 2 4 5, 1 2 3 4 5। आप एक बार ऑप्शंस दोबारा से देख सकते हैं, क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड डू सॉल्व द क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बेसिकली बी। अब यहाँ पे बी क्यों करेक्ट है, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे, फिफ्थ जो है, फिफ्थ सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में नहीं है। आइए देख लेते हैं फिफ्थ क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साथ के साथ सेकंड भी जो है, सेकंड ऑप्शन में गलत दिया हो, लेकिन जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो शॉर्ट स्टोरीज एज वेल एज सॉन्ग्स भी एआई के थ्रू पॉसिबल है। हमने देखा चैट जीपीटी एज वेल एज Dell.E एंड आईवा, ये सारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये सारे काम कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट्स इट। बट हाल फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं क्योंकि ये 2020 में क्वेश्चन आया था। तो फिलहाल हमारे जो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो सेकंड एज वेल एज फिफ्थ गलत है, आप देख सकते हैं, सिर्फ 1 3 4 करेक्ट है। अब फिफ्थ क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वायरलेस ट्रांसमिशन एआई की वजह से नहीं है, ये काफी पुराना है, ठीक है। वायरलेस चार्जिंग में बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस का जो फंडा है वो यूज किया जाता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो वायरलेस चार्जिंग इज नॉट अबाउट एआई। हालांकि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि 2020 में पूछा गया है और तब तक एआई में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग आफ्टर 3 years, तो उस समय के ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो 1, 3, 4 ही हैं, और फिफ्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से गलत था, इसलिए आपके पास बी वॉज द ओनली करेक्ट ऑप्शन विच यू हैड। हालांकि हाल फिलहाल तो अब अगर देखेंगे तो 23 और 22 में तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आना बंद हो गए हैं। एलिमिनेशन ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, ऑल करेक्ट, इस टाइप से आने लगे हैं। स्टिल हमने डिस्कस किया है, तो एटलीस्ट हमारे पास एलिमिनेशन में कुछ चीजें होनी चाहिए। ठीक है, भले ही कि डायरेक्टली यूपीएससी ने ये ऑप्शंस वाला फंडा हटा दिया है यहाँ पे कि आप डायरेक्टली एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि कितने गलत हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर पाओगे ना। तो ये हमने जाना जनरेटिव एआई के बारे में, और देखा कि क्या क्या कंसर्न्स उससे रिलेटेड हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या उसके यूसेज हैं, और कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआई से रिलेटेड चला रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किया एआई से रिलेटेड। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।